Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी जो बेटा टॉपिक है एक्चुअल में ये आपकी एक न्यू यूनिट है जो एनसीईआरटी की बुक में है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, उसी क्रम में ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, या यूँ कह लें कि इसको बायो के सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया। तो हमें पहले रीज़न पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तभी हम इसके आगे के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, दिस टर्म इज गिवन बाय कार्ल इर्की। ठीक है, कार्ल इर्की ने दिया था 1919 में। बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था? कार्ल ने। और फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है बिकॉज जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो बनाया गया था वो बर्ग ने बनाया था। इसीलिए फर्स्ट चूँकि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या डीएनए जो है वो पॉल बर्ग ने बनाया, इसीलिए उन्हें ऑनर पर क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब चूंकि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इतना मैंने बताया आपको, तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हम देख लें। बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। क्या? आर देयर एंजाइम्स, है ना, उनके एंजाइम्स के लिए, या देयर मॉलिक्यूल्स मतलब डीएनए, आरएनए या अनदर और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो। ठीक है, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट, उनसे क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। और टू डेवलप प्रोसेस, या ऐसी कोई प्रोसेसेस डेवलप करना जो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या हो? बहुत ही फायदेमंद हो। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी बायोफील्ड में या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले करके ऐसी टेक्निक यूज़ करना जिसमें हम उनके किसी एंजाइम्स को या किसी मॉलिक्यूल्स को ले करके ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को लेकर के कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट तैयार करना, वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। किसी भी पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, प्रोटीन, है ना, या बॉडी पार्ट या सेल, टिश्यू, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को लेकर कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, है ना, जो कैसे होंगे? जो होंगे वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। क्लियर, समझ में आया इतना आपको? जैसे ये जो इंसुलिन की जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, है ना, उन लोगों को जो इंसुलिन की टेबलेट दी जाती है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, स्वाभाविक है ये इंसुलिन ह्यूमन बींग्स में इतना तो क्रिएट नहीं होता है ना, कि दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो क्या किया जाता है? ये एक बायोटेक्नोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट देन है ना। देखिए, मान लीजिए कि मेरी ह्यूमन बॉडी है ना, तो अब मेरे ह्यूमन बॉडी मेरे ही अकॉर्डिंग, मेरी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी? या ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के हिसाब से ही क्या करेगी? इंसुलिन सिक्रीट करेगी, एक्स्ट्रा तो सिक्रीट नहीं करेगी। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके लिए तो इंसुलिन डेली रिक्वायरमेंट है उनको, तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ से फिल होगी? ये फिल की है हमारी इस टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, अब इंसुलिन का नाम निकल ही गया तो उसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं, रिमाइंड कर दूं कि इंसुलिन वैसे कहाँ से सिक्रीट होता है बेटा? इंसुलिन सिक्रीट होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, जो पेनक्रियाज में होते हैं। ठीक है, और उसकी भी बीटा सेल से। किससे होता है इंसुलिन? इंसुलिन होता है बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस आइसोलेट। ठीक है, और ये कहाँ है? पेनक्रियाज। ठीक है, इसके जीन कहाँ होते हैं? इसके जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पेयर
जो हमारा होता है वो 11 नंबर का जो पेयर होता है उस पर इसके जीन जो है वो प्रेजेंट होते। तो ये इंसुलिन के बारे में आप थोड़े से ये इसलिए मैंने आपको बताया बेटा कि कभी इससे रिलेटेड जो कोई अगर MCQs वगैरह या कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सके कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस आइसोलेट से, और जीन की इसके ये सिक्रीशन के जो जीन है वो कौन से नंबर पे या कौन से पेयर पे वो होते हैं क्रोमोसोम के, तो कहाँ पर होते हैं 11 नंबर पे। क्लियर, समझ में आया? तो स्वाभाविक है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो आज जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट को जो दवाई मिल रही है वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एक इम्पोर्टेंट खोज है। ठीक है, फिर पोलियो वैक्सीन, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो एक पोलियो अभियान चलाया गया था उससे ये हुआ है कि अब जो है पोलियो के पेशेंट ना के बराबर ही हमें देखने में आते हैं, या पोलियो किसी बच्चे को नहीं हो पाता। तो ये पोलियो जो ड्रॉप्स हैं, पोलियो की जो दवाई है वो भी एक्चुअल में इस टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो इतने इम्पोर्टेंट मेडिकल साइंस में और ह्यूमन लाइफ पर इफ़ेक्ट करने वाली जो देन है वो सब हमें इस बायोटेक्नोलॉजी से मिली है, इसलिए हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा सबसे पहले जो कुछ टर्म्स समझना ज़रूरी है वो है पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, नाम से समझ गए होंगे आप, जेनेटिक मतलब स्वाभाविक है जेनेटिक मटेरियल को लेकर के इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं किसी भी काम को बिल्डअप करते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी, कोई नई मशीन है ना, कोई नया जो मैकेनिकल काम है, इलेक्ट्रिकल काम है उसको करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जा रहा है, हम जीन्स को लेकर के कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ नया, है ना। देखिए डेफिनेशन में, विच ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ DNA एंड RNA। समझ गए, DNA/RNA क्यों लिखा है, क्योंकि RNA बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। हम में तो है, यूकैरियोटिक सेल में क्या है, DNA है, बट बहुत सारी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये RNA जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो DNA एंड RNA इस जेनेटिक मटेरियल के केमिकल नेचर में कुछ मॉडिफिकेशन करना मतलब कुछ चेंजेस करना इनके केमिकल नेचर में, एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, या जो कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है उससे इंट्रोड्यूस करा करके इसमें कुछ चेंज करना, इसके कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे जब मैं ये टर्म्स आपको डिफाइन करूंगी तो वो प्रोसेस आपको समझ में भी आ जाएगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टीचर DNA और RNA को लेकर के कैसे बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, टर्म है स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड वो है कि टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब्स और सेल a large quantities of for manufacture a biotechnology product। मतलब कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्वाभाविक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हमने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम यहाँ माइक्रोब्स को लेंगे, किसको लेंगे, माइक्रोब्स को लेंगे। आप जानते हैं माइक्रोब्स में बहुत सारे पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, तो ये इनको यूज़ करते हुए हमें ये सावधानी भी रखनी है कि कहीं ये हमारे ऊपर इन्फेक्शियस इफेक्ट न डाले। इनसे जो हमें बेनिफिट लेना है वो हम बेनिफिट इस तरह से लें कि इनका कोई अनदर इन्फेक्शन, कोई अनदर पैथोजेनिक जो इफेक्ट है वो ना पड़े, स्टरलाइज किया जा सके उसे, और उनसे लार्ज क्वांटिटी में हमारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। लाइक कौन से प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स वगैरह। ठीक है, तो ये स्टरलाइजेशन मेथड है जो बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी की फील्ड है। ठीक है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार किया जाता है। अब आप जब बायोटेक्नोलॉजी में इंटर कर ही रहे हैं बेटा, तो कुछ एक टर्म्स हैं जो बार बार इसमें आएगी और जितने भी आगे आप वीडियोस देखेंगे उसमें भी यूज़ होगी। तो उन टर्म्स के बारे में आज बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये टर्म्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो उस क्रम में पहला जो है वो है हमारी
बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एक्चुअल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है ना, और उसका जो जीन है, ये जो जीन है या डीएनए है ना, ये डिज़ायर हमें ये कैरेक्टर हमें क्या चाहिए, बहुत सारा चाहिए, या ये जीन जेनेटिक मटेरियल एक डिज़ायरेबल है तो हमें इसको लार्ज क्वांटिटी में करना है। अब लार्ज क्वांटिटी में करना है तो क्या किया जाता है कि इसको उस ऑर्गेनिज्म से अलग कर लिया जाता है। उस ऑर्गेनिज्म से अलग करने के बाद आप को शायद पता होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं है ना, उनमें जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, उनका खुद का ऑन जेनेटिक सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन उसके साथ साथ में एक और स्ट्रक्चर होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर, है ना, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिनमें ये प्रेजेंट होता है उन्हें पॉजिटिव स्ट्रैंड से डिनोट करते हैं और जिनमें नहीं होता उन्हें नेगेटिव स्ट्रैंड्स। इसी तरह का एक एग्जांपल है ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसमें भी प्लाज्मिड होता है, इश्चेरिशिया कोलाई प्लाज्मिड होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है ना। तो क्या किया जाता है कि इस डीएनए सेगमेंट को लेकर के, इस डीएनए फ्रेगमेंट को लेकर के उस ऑर्गेनिज्म में से अलग कर लिया जाता है। अब स्वाभाविक है कि जब मुझे उस ऑर्गेनिज्म में से इस डीएनए के इतने से टुकड़े को ही मुझे ज़रूरत है, इतने से पीस की वो रिक्वायरमेंट है, तो इस पीस को क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए में से कट करना पड़ेगा। अब डीएनए में से कट करना है तो यहाँ एक सीजर की भी ज़रूरत होगी। अब सीजर हम हमारी आयरन सीजर तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एक मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ की जाती है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। ये वो सीजर है जो इसे कट करेगी वहां से। अब इस डीएनए पीस को, ये डीएनए जो पीस है ना, ये हम किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये डिज़ायर कैरेक्टर पसंद आ गया, ये हम चाहते हैं कि आगे हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट रहे, है ना, रहे। तो इस डीएनए को हमने किसी और ऑर्गेनिज्म से लिया है तो इसे कहेंगे हम डोनर डीएनए, या इसको हम फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? फॉरेन डीएनए। अब इस डोनर डीएनए या फॉरेन डीएनए सेगमेंट को, इस प्लाज्मिड के ऊपर क्या किया जाएगा? ट्रांसप्लांट किया जाएगा। कैसे? पहले तो इस प्लाज्मिड को भी ई कोलाई सेल में से क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। इस प्लाज्मिड को जब अलग कर लेंगे तो इसमें से भी उतना पीस, जितना पीस मुझे इस डीएनए का यहाँ सेट करना है, क्या कर लेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर से इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या कर लिया जाएगा? कट कर लिया जाएगा। अब ये प्लाज्मिड में से मैंने इतना पोर्शन क्या कर लिया? कट कर लिया। अब मुझे इस डीएनए को सेट करना है, यहाँ पर इजी हो जाएगा। इस डीएनए को मैंने सेट करा यहाँ पर, ठीक है, ये डीएनए यहाँ पर आकर सेट हो गया, ठीक। अब ये जो प्लाज्मिड मैंने लिया था, एक्चुअल में ये प्लाज्मिड जो है इट इज कॉल्ड वेक्टर, इसको कहेंगे वेक्टर, ठीक है। ये क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है। और ये प्लाज्मिड और ये डोनर डीएनए या फॉरेन डीएनए से मिलकर के जो अब नया बना है डीएनए, दैट इज कॉल्ड आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। आया आपको समझ में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या? वह डीएनए का स्ट्रक्चर जिसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टर उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब डोनर और फॉरेन डीएनए, जो डिजायरेबल कैरेक्टर हमें चाहिए थे, है ना। अब हमने यहाँ इंसुलिन पढ़ा ना, इंसुलिन को ही आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। अब मुझे इंसुलिन बहुत सारा चाहिए, स्वाभाविक है, डायबिटीज़ पेशेंट का इलाज करना है तो इंसुलिन बहुत सारा चाहिए। तो इंसुलिन जिन सेल से बनता है वहाँ से हम इसके जीन ले लेंगे, जीन मतलब डीएनए सेगमेंट ले लेंगे जो इंसुलिन क्रिएट करता है, ठीक है। ये इंसुलिन वाला जो है वो जीन है या डीएनए है, डीएनए सेगमेंट है। अब ये इंसुलिन वाला जीन लिया मैंने, ये एक प्लाज्मिड लिया,
प्लाज्मिड को मैंने क्या कहा, वेक्टर। वेक्टर यहाँ पर लिखा है क्लोनिंग वेक्टर। क्या कहा जाता है, क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है, जिसपे हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मिड है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है प्लाज्मिड। अभी हम बताएंगे कि प्लाज्मिड जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होने की कैपेसिटी है इसमें, ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन कैपेसिटी इट है, इसमें रेप्लिकेशन की अपने आप जो है वो डबल करने की, जेनेटिक मटेरियल को डबल करने की कैपेसिटी है, इसीलिए प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लाज्मिड समझ में आ गया आपको, क्लोनिंग वेक्टर समझ में आ गया, प्लाज्मिड कोई ये इसका एग्जाम्पल है, ये जो है ये प्लाज्मिक वेक्टर का ही एग्जाम्पल है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस समझ में आ गया। अब कंपिटेंट जो होस्ट है वो भी बताएंगे आपको। ठीक, ये प्लाज्मिड आ गया हमारे पास, इंसुलिन का डीएनए आ गया। अब इस इंसुलिन के डीएनए को मैंने इस प्लाज्मिड पर ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जब मेरा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया, इसको वापस मैं इस सेल में, ई कोलाई सेल में क्या करूँगी, ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये उसका ऑन जेनेटिक मटेरियल और ये मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के बाद जब इसमें डाला गया तो इट इज़ कॉल्ड होस्ट सेल। ये क्या है, होस्ट सेल। कंपिटेंट वर्ड इसलिए जुड़ा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ऐसी होस्ट सेल हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कंपिटेंट हो, जो सक्षम हो, जो एबल हो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मैनिपुलेशन के लिए। ऐसा नहीं हो कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस होस्ट सेल में डाला और वो इसको एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कोई भी सेल है वो बाहर के मटेरियल को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो पता चला इसे एक्सेप्ट ना करे, इसे डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होस्ट सेल भी जो है वो कैसा हो, कंपिटेंट होस्ट। कैसा सेल हो, कंपिटेंट होस्ट हो, है ना। दे आर एबल, ठीक है, एबल टू मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर। अब ये जो हमारा मैनिपुलेट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है ये क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तो इसके बहुत सारे क्या बन जाएंगे, बहुत सारे रूप तैयार हो जाएंगे, है ना। डुप्लीकेशन होगा या यूँ कह लें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बहुत सारे मल्टीपल तैयार हो गए। अब बहुत सारे मल्टीपल जब इसके तैयार हो जाएंगे प्लाज्मिड के, तो इसमें से होस्ट सेल में से क्या कर लिया जाएगा, आइसोलेट कर लिया जाएगा। और आइसोलेट करने के बाद इससे लॉट्स ऑफ इंसुलिन हमें क्या मिल जाएगा। क्या मिलेगा, लॉट्स ऑफ इंसुलिन हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो क्या किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें हमने जेनेटिक मटेरियल को लेकर के कुछ तोड़फोड़ की, है ना, कुछ कट किया, कुछ जोड़ा, कुछ नया बनाया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, इस फील्ड को क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टरलाइजेशन मेथड इसलिए ज़रूरी है कि पता चला कोई हमने ऐसा डिज़ायरेबल लिया, या ई कोलाई, ये तो एक बताया मैंने आपको वेक्टर, ऐसे बहुत सारे वेक्टर होते हैं, है ना। होस्ट सेल्स होती हैं, कई वायरसेस भी हैं, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो वायरसेस जब हम लेते हैं, है ना, वायरसेस जब हम होस्ट सेल के रूप में लेते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसका स्टरलाइजेशन भी हो, उसका कोई बैड इफेक्ट ना हो। क्लियर। तो इस तरह से ये टर्म्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, 1 बाय 1। अभी इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इतना डिटेल में इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि इसके कुछ एम्स हैं। वो क्या एम्स हैं, देखिए, टू ट्रांसप्लांट द डिस्टर्ब न्यूक्लियोटाइड्स। यह वो टेक्निक है, मतलब हम कितना इंटर चले गए, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन, डीएनए, वहाँ तक जाकर के हम चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिस्टर्ब न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो भी डेंजर हैं या जो ख़राब हैं, जिनके कारण कोई बीमारी हो रही है, डिसीज़ है, जो कोई गलती के कारण से वो जो बैड इफेक्ट डाल रहे हैं, तो वो हम यहाँ सुधार कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा।
पहला एम हो गया अल्टरिंग द फिनोटाइपिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पर फिनोटाइपिकली एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। क्लियर। टू प्रोड्यूस बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स विथ डिजायर्ड कैरेक्टर। मैंने वही कहा कि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, प्लांट में, एनिमल में हम डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। टू डेवलप GMO एंड GMF। GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है, इनको भी हम डेवलप कर सकते हैं। टू रिप्लेस डिस्टर्ब एंड डेंजरस जीन, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। DNA फिंगरप्रिंट जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी इन क्राइम ब्रांच, है ना। क्राइम ब्रांच में इसके कारण बहुत हेल्प मिली है ना। बहुत सारे जो सस्पेक्ट हैं, जो मुजरिम हैं, इसी के द्वारा पकड़े जाते हैं। तो इट इज़ द बेस्ट जो हमारे लिए जो इन्वेंशन है बायोटेक्नोलॉजी का, वो DNA फिंगरप्रिंट है। टू प्रोड्यूस एंजाइम, प्रोटीन एंड वैक्सीन, ये वो टेक्निक है जिससे हम एंजाइम, प्रोटीन और वैक्सीन्स क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर मेडिकल साइंस, इन आवर लाइफ। सो हमको ये पढ़ना जरूरी है। अब हम इसी में जो इसके टर्म्स हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्हीं के बारे में 1 by 1 न्यू वीडियोस जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे, है ना। आई होप ये आपको बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। थैंक यू।